हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर की जनपद्य साहित्य लोकनाट्य विशेष नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका DSC 6 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर की जनपद्य साहित्य लोकनाट्य विशेष नाम इम्पोर्टेंट किताब की यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 3 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम सत्यवान सावित्री सांग पंडित लक्ष्मीचंद्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, कल्पना कीजिए एक गांव की चौपाल है, रात का समय है, ढोलक और नगाड़े की थाप गूंज रही है, भीड़ सांस रोके इंतजार कर रही है, और तभी मंच पर शुरू होता है सांग, जिसमें गीत, संगीत और अभिनय के बीच से निकलती है एक अमर कथा सत्यवान और सावित्री की। तो आज हम जानेंगे हरियाणा के इस लोक नाट्य रूप की कहानी, इसके रचयिता और इसके संदेश को। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे हरियाणा का प्रमुख लोकनाट्य रूप सांग, सांग गीत, संगीत और संवाद का मिश्रित रूप। तो जो हरियाणा का प्रमुख लोकनाट्य है वो सांग है। सांग यानी कि गीत, संगीत और संवाद का एक तरीके का पूरा मिश्रण। तो यह जो लोकनाट्य होता है, सांग लोकनाट्य, ये लोक जीवन की गहराई से जुड़ा हुआ है, और गांव कस्बों में इसका जो मंचन है वो बड़े मेलों और चौपालों पर होता आया है। तो पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का सूरदास और सांग सरमाट कहा जाता है। सत्यवान सावित्री उनका सबसे प्रसिद्ध सांग है। तो पंडित लक्ष्मीचंद जी जो है उन्हें हरियाणा का सूरदास या फिर सांग सम्राट सम्राट कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे ऊंचाइयां दी थी, और उनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है सत्यवान सावित्री सांग। तो चलिए, ये तो हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पंडित लक्ष्मीचंद्र का। तो अब हम बात कर लेते हैं पंडित लक्ष्मीचंद जी के जीवन परिचय के बारे में। आप सबसे पहले देख लीजिएगा, ये हमारे पंडित लक्ष्मीचंद जी है। इनका जो जन्म हुआ वो 1903 ईस्वी में जाट परिवार में हरियाणा में हुआ था। तो हरियाणा के एक जाट परिवार में 1903 ईस्वी में पंडित लक्ष्मीचंद जी जन्मे थे। इनकी शिक्षा थी सीमित, पर लोकगीत और लोकनाट्य की अद्भुत प्रतिभा इनके अंदर थी। तो जो औपचारिक शिक्षा थी वो भले ही सीमित थी, लेकिन उनमें लोकगीत और लोकनाट्य की जो अद्भुत प्रतिभा है वो इनके अंदर पाई गई। इनकी क्या क्या विशेषता रही, इन विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी सरल भाषा में गहरी बातें कहने की कला। तो उन्होंने हर वर्ग के दिल को दिल तक पहुंचाया। साथ ही उन्होंने समाज सुधार और नैतिक शिक्षा का प्रचार भी किया। सांग में उन्होंने भक्ति, प्रेम, वीरता और हास्य का सुंदर मिश्रण दिखाया। तो 1945 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी जो रचनाएं हैं वे हमें आज भी देखने को मिलती है। वे आज भी हमारी आंखों में, हमारे सामने जीवित व रूप में हम उनको, उनकी रचनाओं को देखते हैं। तो ये तो हमारा पंडित लक्ष्मीचंद जी हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सांग रचना प्रक्रिया। तो अब हम बात कर लेते हैं सांग रचना प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी प्रक्रिया देख लेते हैं। तो सांग का मतलब समझ लेते हैं। तो मंच पर लोक शैली का नाट्य को ही हम सांग कहते हैं। तो जो सांग की खासियत है वो यही है कि यह खुले मंच पर बिना बड़ी सजावट के खेला जाता है। तो इसमें हमारे 3 प्रमुख तत्व होते हैं इसकी प्रक्रिया में। तो इसकी प्रक्रिया में पहला तत्व रहता है गीत गाना, दूसरा संवाद कहना, थर्ड अभिनय करना। तो गीत गाना में सबसे पहला आता है हमारा ढोलक, नगाड़ा, सारंगी के साथ गीत गाए जाते हैं। संवाद में हमारे स्थानीय बोली में संवाद किए जाते हैं। साथ ही बिना बड़े मंच सज्जा के खुले मैदान या चौपाल पर ये अभिनय किए जाते हैं। तो लक्ष्मीचंद ने सांग को उच्च स्तर दिया और सामाजिक धार्मिक कथाओं को इसमें शामिल किया। तो जो हमारे पंडित लक्ष्मीचंद जी है उन्होंने इस परंपरा को नया जीवन दिया, और साथ ही उन्होंने धार्मिक और सामाजिक कथाओं को लोक भाषा और संगीत में पिरोकर जन जन तक भी पहुंचाया। तो ये तो हमारा सांग और उसकी प्रक्रिया हो गई।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सत्यवान सावित्री कथासार। तो अब हम एक तरीके से आपको ओवरऑल बता देते हैं, जो हमारी सत्यवान सावित्री सॉन्ग है उसका कथासार एक बार हम बता देते हैं। तो ये जो कथा है ये महाभारत और पुराणों पर आधारित कथा है। ये महाभारत और पुराणों से ही ली गई कथा है। तो सावित्री एक आदर्श पत्नी है। इसमें जो सावित्री है वो एक आदर्श पत्नी है जिसने सत्यवान से विवाह किया, जबकि जानती थी कि उसकी जो आयु है वो कम है। तो वह सत्यवान से विवाह करती है जबकि जानती है कि उसकी आयु कम है। यमराज सत्यवान की आत्मा ले जाने आते हैं। तो जब सत्यवान की मृत्यु होती है तो जो यमराज होते हैं वे उसकी आत्मा ले जाने के लिए आते हैं। तो सावित्री अपनी बुद्धिमत्ता और वचनबद्धता से यमराज को प्रसन्न कर देती है। और अंत क्या होता है फिर, इसका परिणाम यही होता है कि जो यमराज है वो सत्यवान को जीवन लौटा देते हैं और जो सावित्री है वो अपने सत्यवान को अपने पास रख लेती है। तो इस कहानी का एक तरीके से आप संदेश देखिए। संदेश क्या है इस कहानी का? कहानी का संदेश हमें यही देता है कि सत्य, धर्म, नारी की निष्ठा और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। तो इसी के बारे में हमें सांग में बताया गया है। तो यही था हमारे सांग का एक कथासार, सत्यवान सावित्री कथासार, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसमें एक सत्यवान और सावित्री नाम के दो व्यक्ति थे। एक उसमें एक आदर्श पत्नी थी सावित्री, और सत्यवान उसका पति था जो कि कम आयु का होता था। उसकी ज़्यादा आयु नहीं बच पाती थी, उसकी आयु कम थी। लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो जो यमराज होते हैं वे उसको लेने के लिए आते हैं सत्यवान को। तो सावित्री अपने आदर्श से उनसे प्रसन्न कर देती है उनको, यमराज को, और वे फिर सत्यवान को उनको प्राण उनको वापस लौटा देते हैं। तो यही था हमारा सांग का सत्यवान सावित्री कथासार का एक छोटा सा कथासार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कथ्य शिल्प समीक्षा। तो अब हम बात कर लेते हैं कथ्य भाषा शिल्प समीक्षा के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कथ्य कंटेंट। तो इसमें जो कथ्य है वो आदर्श नारी, धर्म की रक्षा, स्त्री शक्ति का सम्मान, ये सभी हमें इसमें देखने को मिलती है। इसमें हमें आदर्श नारी का चित्रण देखने को मिलता है, धर्म की रक्षा देखने को मिलती है, साथ ही स्त्री शक्ति और नारी की लाजवाब निष्ठा में इसमें देखने को मिलती है। तो ये तो हमारा कथ्य हो गया। शिल्प देख लेते हैं, शिल्प इसमें कौन कौन सी है। तो शिल्प में सरल और लोक भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। गीत और संगीत का सुंदर उपयोग भी इसमें किया गया है, उनका सुंदर मेल है इसमें। साथ ही संवादों में हास्य और व्यंग दोनों की हमें झोंक देखने को मिल जाती है। इसमें हमें मंचन में धार्मिक और सामाजिक शिक्षा दोनों का मिश्रण मिल जाता है। तो यही था हमारा कथ्य और शिल्प, जो कि मैंने आपको बता दिया, कथ्य शिल्प समीक्षा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है व्याख्या भाग। तो अब हम बात कर लेते हैं व्याख्या भाग के बारे में। तो सॉन्ग केवल मनोरंजन नहीं बल्कि शिक्षा का माध्यम है। तो जो सॉन्ग है वो हर वर्ग के श्रोता को आकर्षित करता है। सत्यवान सावित्री सॉन्ग में स्त्री की शक्ति और पवित्रता, धर्म का आदर्श हमें प्रस्तुत करती है। लोक भाषा और लोक संगीत के कारण यह जनता में लोकप्रिय हुआ है। तो जो सत्यवान सावित्री सॉन्ग है उसमें नारी की निष्ठा, उसकी पवित्रता और धर्म और समाज की पारिवारिक मान्यताएं सामने आती है। और इसकी जो खासियत है वो है लोक भाषा और लोक संगीत। तो इसमें भारतीय समाज की पारिवारिक और धार्मिक मान्यताएं झलकती है। तो यही वजह है कि ये जो सॉन्ग है ये गांव-गांव में लोकप्रिय हुआ और आज भी हरियाणा व उत्तर भारत में ये खेला जाता है। तो यही हमारा एक व्याख्या भाग था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे, पंडित लक्ष्मीचंद ने सांग को नई ऊंचाई दी। सत्यवान सावित्री सांग ने समाज में नारी की गरिमा और शक्ति को स्थापित किया। तो स्टूडेंट जो पंडित लक्ष्मीचंद जी थे उन्होंने ही सांग को ऊंचाइयां दी है। और जो सत्यवान सावित्री पंडित लक्ष्मीचंद जी का जो सांग है उसमें उन्होंने समाज में नारी की गरिमा और निष्ठा को स्थापित किया है। तो यह सॉन्ग आज भी हरियाणा और उत्तर भारत के गांवों में गाया और खेला जाता है। तो ये आज भी केवल लोक नाट्य परंपरा ही नहीं है बल्कि ये हमारे समाज सुधार का एक माध्यम भी है। यही लोक नाट्य की ताकत है। और समय बदल जाए लेकिन इसकी जो सीख है वो हमेशा अमर रहती है। तो स्टूडेंट, जब आप अगली बार किसी चौपाल पर सांग का मंचन देखें और उसमें सावित्री का साहस और सत्यवान का जीवन देखें तो स्टूडेंट समझ लीजिएगा कि यह केवल कहानी नहीं है बल्कि भारतीय समाज के मूल्यों का एक जीवंत प्रदर्शन भी है। तो यही है लोकनाट्य का जादू, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो इसी के साथ ही हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट होता है। निष्कर्ष कंप्लीट होने के साथ ही हमारी यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है और साथ ही हमारी यूनिट नंबर सेकंड भी कंप्लीट होती है।
क्योंकि यूनिट नंबर सेकंड में हमारा टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।